हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल डी एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की होने वाली है। फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपकी हिंदी है, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन, ये वाली हिंदी हम लोग कवर कर रहे हैं। और इस हिंदी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर हैं, हम लोग उन्हें कवर कर रहे हैं। एंड देखिए कि इस सब्जेक्ट की मैं ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियोस प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आज का हमारा पार्ट 3 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो लिंक आपको पूरी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। एंड आपको इस बुक का जो सिलेबस है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई डाउट रहे या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे जहां हमने लास्ट छोड़ा था, वहीं से आगे अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यानी वहीं से आगे अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उन्हें देखेंगे। एंड अगर आप इन सभी की सेल्फ स्टडी करना चाहें तो आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूँगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो नंबर 3 को। चलिए फिर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता पूर्व के हिंदी सिनेमा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। यानी स्वतंत्रता के बाद जो हमारे ये हिंदी सिनेमा की प्रमुख प्रवृत्तियां थी उनके बारे में आपको बताना है, उन पर प्रकाश डालना है। किस तरह से आप इसको देखेंगे? हम लोग भूमिका से स्टार्ट करेंगे। चलिए देखेंगे भूमिका से। इसमें आप लिखेंगे, भारत में 1913 में दादा साहब फाल्के की राजा हरिश्चंद्र से प्रारंभ हुई सिनेमा स्वतंत्रता पूर्व के समय में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। यानी देखिए, जो सिनेमा की स्टार्टिंग है वो 1913 में हुई थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा कि कब स्टार्टिंग हुई थी और कैसे स्टार्टिंग हुई थी। दादा साहब फाल्के की जो फिल्म आई थी राजा हरिश्चंद्र, इससे स्टार्टिंग हुई थी। और स्वतंत्रता के बाद भी हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही है सिनेमा। इस काल में फिल्म केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं थी। यानी अब जो फिल्म थी वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनती थी, बल्कि वह भारतीय समाज की सोच, परंपराओं और स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाओं को भी प्रतिबिंबित करती थी। यानी जो हमारे भारत की सोच थी और जो स्वतंत्रता के लिए आंदोलन हो रहे थे उनको भी दिखाने का कार्य करती थी फिल्में इस टाइम पे। ठीक है, 1913 से 1947 तक के इस दौर में कई प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अब कौन कौन सी प्रवृत्तियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी इस टाइम के अकॉर्डिंग? तो चलिए पहला हम देखेंगे पौराणिक और धार्मिक प्रवृत्तियां। कौन कौन सी पौराणिक और जो हमारी धार्मिक प्रवृत्तियां थी वो आ रही थी। तो पहला आप लिखेंगे, मूक फिल्मों के प्रारंभिक दौर में पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत और पुराणों की कहानियां प्रमुख विषय थी। यानी देखिए, मूक फिल्में जो थी वो ऐसी फिल्में थी जिसमें बोला ना जाए। अब अगर कोई बिना बोले कोई एक्टिंग करके दिखा रहा है तो जाहिर सी बात है ऐसी चीज़ें दिखाई जाएंगी जो इंसान आसानी से समझ जाए। तो हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, ये लोग पहले से भी ये सारी चीज़ें जानते थे, तो यही सारी चीज़ें मूवीज़ में दिखाई जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राजा हरिश्चंद्र, जो कि हमारी 1913 में आई थी। फिर लंका दहन, जो कि 1917 में आई थी। जैसी फिल्में धार्मिक आस्था और नैतिक मूल्यों का दर्शन थी। क्योंकि देखिए, राजा हरिश्चंद्र भी ऐसी ही फिल्म थी और लंका दहन भी हमारी धार्मिक से ही रिलेटेड थी। इनका उद्देश्य दर्शकों को सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं को जागृत करना था। यानी जो भी देख रहा है दर्शक, उसकी जो सांस्कृतिक और धार्मिक भावना है उनको उजागर करना, उनको जागृत करना था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे ऐतिहासिक प्रवृत्तियां। ऐतिहासिक घटनाएं और वीर पुरुषों पर आधारित फिल्में बनी जिसमें शौर्य, बलिदान और देशभक्ति का आदेश दिया गया। यानी ऐसी फिल्में बनी जो इतिहास की घटनाओं पर डिपेंड थी। जैसे कि जो हमारे सिकंदर हैं, सिकंदर आपने सुना होगा, सिकंदर बहुत महान राजा थे। और उसके बाद में जो चाणक्य हैं, चाणक्य बहुत ज़्यादा अच्छे गणित शास्त्री थे। सम्राट अशोक हैं, इन सब ऐसे जो शक्तिशाली लोग थे, बलिदान दिया था, ऐसे लोगों के बारे में अब चर्चा होने लगी थी। उदाहरण के लिए शाहजहाँ, सीता, चाणक्य जैसी फिल्में, जैसे कि शाहजहाँ हो गया, सीता हो गया, चाणक्य हो गए, जो कि एक बहुत महान गणित शास्त्री थे। चाणक्य, आपने विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य, ये सभी इन्हीं के नाम हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे इन फिल्मों ने राष्ट्रीय चेतना को अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया। और हम कह सकते हैं इन्होंने राष्ट्रीय जो चेतना है उसको प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, बट अप्रत्यक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट ना कर इनडायरेक्ट प्रोत्साहन दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे सामाजिक सुधारवादी
प्रवृत्ति किस तरह से सामाजिक सुधारवादी प्रवृत्ति थी, इसमें आप लिखेंगे 1930 के दशक में फिल्मकारों ने बाल विवाह, दहेज, जातिवाद, पर्दा प्रथा, महिला शिक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। यानी 1930 के बाद जो फिल्में बनी, जो फिल्मकार थे, उन्होंने क्या किया, बाल विवाह हो गए, दहेज हो गया, जातिवाद हो गया, पर्दा प्रथा हो गई, महिला शिक्षा हो गई, ऐसे जो मुद्दे थे जो समाज के लिए ज़रूरी थे, ऐसे मुद्दों को उठाया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे विलियम रॉय, विजय भट्ट और सत्यन बोस जैसे निर्देशकों ने समाज सुधार को केंद्र में रखकर फिल्में बनाई, और ये सभी ऐसे लोग थे जिन्होंने समाज सुधार की, जैसे कि पर्दा प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, सती प्रथा थी, इन सभी को रखकर फिल्में बनानी शुरू करी, ताकि जो फिल्म है उनके माध्यम से समाज को सुधारा जा सके। अब हम देखेंगे अछूत कन्या, जो कि 1936 में आई थी, जाति प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण फिल्म है, जो कि एक अछूत कन्या फिल्म है, जो कि हमारी एक तरह से जाति प्रथा को दिखाती है, क्योंकि जाति प्रथा में क्या है, अछूत लोगों को बहुत ज़्यादा घृणा घृणा के रूप में, बहुत ज़्यादा नीच के रूप में देखा जाता था। तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में दिखाई गई हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संगीत और गीत प्रधान प्रवृत्ति, किस तरह से संगीत और गीत प्रधान प्रवृत्ति आई, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, सारी चीज़ों को आपको भी पॉइंट वाइज ही लिखना है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। ओके, एंड आप मुझे अपना सजेशन भी दे सकते हैं, आप अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप इसमें लिखेंगे 1931 में आलम आरा के साथ संवाद फिल्मों का युग आया और गीत संगीत सिनेमा की आत्मा बन गई। यानी 1931 में पहली बार जो हमारी फिल्म बनी, जो कि एक बोलती फिल्म थी, जो कि हमारी आलम आरा थी। ठीक है, ये हमारी बोलती फिल्म थी आलम आरा, जिसने गीत संगीत बातचीत इन सभी का युग ला दिया। इस दौर में फिल्म गीत सामाजिक संदेश, प्रेम, भक्ति और देशभक्ति, ये सभी भावनाओं को व्यक्त करने लगे। यानी इस दौर के आते आते जो फिल्में थी वो सामाजिक संदेश तो देते ही थे, साथ में प्रेम की जो गाथाएं होती हैं, प्रेम की जो कहानियाँ होती हैं, भक्ति होती है, देशभक्ति होती है, ऐसी जो भावनाएं हैं वो भी प्रकट, या ये कहूँ वो भी दिखाने लगे थे। संगीतकार जैसे पंडित रमानंद, अनिल विश्वास ने सिनेमा को नया आयाम दिया। ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये संगीतकार हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे राष्ट्रवादी और देशभक्ति प्रवृत्ति, किस तरह से जो राष्ट्रवादी और देशभक्ति प्रवृत्ति आई थी, इसमें आप लिखेंगे ब्रिटिश सेंसरशिप के कारण सीधे सीधे राजनीतिक संदेश देना कठिन, क्योंकि ब्रिटिशों ने सेंसरशिप लगा रखी थी, तो सीधे सीधे कोई भी राजनीतिक मुद्दे पर बातचीत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन फिल्मकारों ने प्रतीकात्मक और पौराणिक कथाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद का संदेश दिया। यानी जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें हम लोग स्वतंत्र हैं, और ऐसी बहुत सारी वीर गाथाएं सुनाई या वीर गाथाओं के ऊपर फिल्में बनाई, जिससे लोग जो हैं वो प्रोत्साहित हो सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन की भावनाएं ऐतिहासिक और सामाजिक फिल्मों में गुप्त रूप से दिखाई जाती थी या दिखती हैं, क्योंकि जो हमारी स्वतंत्रता आंदोलन की भावना है उसे सामाजिक और ऐतिहासिक जितनी भी हमारी फिल्म बनती थी उनमें गुप्त रूप से यानी छिपे हुए रूप से दिखाई जाती थी। किसान अन्याय जैसी फिल्मों में किसानों की समस्याओं और शोषण को दिखाया जाता था। यानी ऐसी फिल्में बनाई जाती थी जो किसान अन्याय के ऊपर हो, जिसमें किसानों की जो समस्याएं हैं, जो शोषण है, उसको उजागर किया जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्टूडियो सिस्टम और पेशेवर ढांचा, किस तरह से स्टूडियो सिस्टम और पेशेवर ढांचा आया, इसमें आप लिखेंगे इस दौर में न्यू थिएटर्स, बॉम्बे टाकीज, प्रभात फिल्म कंपनी जैसे स्टूडियो स्थापित हुए। यानी नए नए जो स्टूडियो हैं वो स्थापित होने लगे। इन स्टूडियो ने तकनीकी और कलात्मक गुणवत्ताओं को बढ़ाया तथा फिल्म निर्माण को संगठित रूप दिया। यानी ये जो स्टूडियो बन रहे थे या ये जो स्टूडियो आ रहे थे, इन्होंने तकनीकी और जो गुणवत्ता थी उसको सुधारने और एक नई दिशा में आगे बढ़ने में मदद की थी। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे अभिनय शैली में नाटकीयता, किस तरह से जो अभिनय शैली है उसमें नाटकीयता हुई। इसमें आप लिखेंगे रंगमंच की परंपरा से प्रभावित अभिनय शैली, जिसमें हाव भाव और संवाद प्रवृत्ति अत्यंत नाटकीय थी। यानी जो रंगमंच की परंपरा थी उससे प्रभावित होकर जो अभिनय शैली है, जिसमें जो हमारे हाव भाव और संवाद प्रवृत्तियां हैं वो अत्यधिक महत्वपूर्ण बनने लगी। धीरे धीरे यथार्थवादी अभिनय की शुरुआत भी हो गई। यानी जो यथार्थवादी अभिनय है उसकी भी शुरुआत हो गई थी।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष। चलिए देख लेते हैं निष्कर्ष को आप किस तरह से लिखेंगे। निष्कर्ष में आप लिखेंगे स्वतंत्रता पूर्व का हिंदी सिनेमा अपने समय की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों का दर्पण है। किस तरह से दर्पण है ये अभी हमने देखा, क्योंकि हमारे ये जो फिल्में थी उसमें सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभी मुद्दों को दिखाया जाता था। इसमें पौराणिक कथाओं से लेकर सामाजिक सुधार, राष्ट्रीयवाद की विविध प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। यानी इस टाइम पे सिर्फ सामाजिक सुधार ही नहीं बल्कि जो राष्ट्रीयवाद की भावना है उसको भी उजागर किया गया था। यह दौर न केवल तकनीकी और कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि इसमें स्वतंत्रता के बाद की हिंदी सिनेमा के लिए मजबूत आधार भी तैयार किया। यानी ये सिर्फ हमारी स्वतंत्रता के लिए या कलात्मकता के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि स्वतंत्रता के बाद एक हिंदी सिनेमा को मजबूत जो आधार है वो भी प्राप्त करने या देने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है ये युग। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल्मों में आने वाली स्त्री जीवन संबंध परिवर्तनों पर उल्लेख कीजिए। यानी जो फिल्मों में आती थी स्त्रियां, उनके जीवन संबंध में क्या परिवर्तन थे ये आपको बताने हैं, किस तरह से उन स्त्रियों को देखा जाता था। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे भूमिका से। भूमिका में आप लिखेंगे भारतीय सिनेमा समाज का दर्पण है और समाज में स्त्री की स्थिति, भूमिकाएं व अधिकार समय के साथ बदल रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं समय के साथ साथ जो स्त्री की स्थिति है, भूमिका है और अधिकार हैं वो भी बदल रहे हैं। इन बदलावों को सिनेमा ने न केवल प्रतिबिंबित किया बल्कि कई बार इन्हें दिशा भी दी। यानी देखिए ये जो बदलते ये बदलाव हैं उन्हें सिनेमा ने सिर्फ प्रतिबिंबित यानी दिखाने का काम ही नहीं किया बल्कि कई बार दिशा भी दी है। प्रारंभिक दौर में स्त्री पात्र अक्सर पारंपरिक, आदर्शवादी और घरेलू भूमिका में सीमित थी। यानी स्टार्टिंग में जो भूमिका होती थी स्त्रियों की वो या तो पारंपरिक स्त्री के रूप में या आदर्शवादी स्त्री के रूप में या फिर एक घरेलू स्त्री के रूप में ही दिखाई जाती थी, जबकि 21वीं सदी में वह स्वतंत्र, महत्वाकांक्षी और आत्मनिर्भर रूप में देखने को मिलती है। और जब से हमारी 21वीं शताब्दी शुरू हुई यानी 20वीं शताब्दी में तो वो सिर्फ घरेलू और आदर्शवादी और एक तरह से हम ये कह सकते हैं पारंपरिक ऐसी स्त्री जो पति पहले अपने माँ बाप, फिर उसके बाद में अपने पति, फिर बच्चों, बस इसी में रहती थी। लेकिन जब से 21वीं शताब्दी शुरू हुई तो उसकी स्वतंत्रता, महत्वाकांक्षा, उसके सपने, आत्मनिर्भरता ये सभी चीज़ें उभरने लगी। अगर आपने एक मूवी है, साउथ की मूवी है जिसका नाम है मिस इंडिया, अगर आपने ये मूवी देखी होगी मिस इंडिया तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से एक जो लेडी है वो आत्मनिर्भर बनती है, महत्वाकांक्षी होती है और स्वतंत्रता प्राप्त करती है। अगर नहीं देखी है तो भी आप देख सकते हैं, मिस इंडिया मूवी अच्छी है। एंड अगर आपने देखी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या क्या है या फिर आपको वो मूवी कैसी लगी। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करेंगे हम लोग अपने फर्स्ट पॉइंट से। फर्स्ट है हमारा आरंभिक दौर। आरंभिक जो दौर है वो हमारा 1913 से 1930 तक रहता है। किस तरह से मुख्य फिल्मों में स्त्री पात्रों का चित्रण प्राय पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर आधारित था। यानी जो स्त्री थी उनका जो चित्रण था वो पौराणिक और धार्मिक कथाओं पर ही निर्भर था। अधिकांश महिलाएं भूमिका पुरुषों अभिनेताओं द्वारा निभाई जाती थी क्योंकि सामाजिक प्रतिबंधों के कारण महिलाएं फिल्मों में आने से ये हिचकिचाती थी। यानी अगर कोई भी महिला का किरदार है तो वो पुरुष जो अभिनेता होते थे उन्हीं के द्वारा निभाया जाता था। यानी लड़कियों वाले कपड़े वगैरह पहन के वो उस चीज़ को कर देते थे क्योंकि महिलाओं को फिल्मों में आना एक तो अलाउ नहीं था और कुछ जो आ सकती थी वो हिचकिचाती थी आने में। ठीक है, तो ऐसी ही सिचुएशन हमारे समाज में थी। अब हाँ आगे देखेंगे, आगे हम देखेंगे स्त्री को माँ, पत्नी, त्याग मूर्ति और पवित्रता के रूप में दर्शाया जाता था। यानी जो भी स्त्री होती थी उसे या तो माँ के रूप में, पत्नी के रूप में या फिर ऐसी लेडी जो त्याग दे हर चीज़ का, या पवित्रता के रूप में ही दिखाया जाता था। नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवाद फिल्म युग और 1930 से 1940 का बदलाव, जो कि हमारे संवाद फिल्म युग के बाद में बदलाव आया था। इसमें आप लिखेंगे आलम आरा 1931 के बाद फिल्मों में महिला कलाकारों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि जब आलम आरा आई तो बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन किया जिससे महिलाओं की जो संख्या थी वो भी बढ़ गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे महिला पात्रों ने गाना, नृत्य और संवाद के माध्यम से अधिक अभिव्यक्ति पाना शुरू करा। यानी अब महिलाएं जो थी वो गाना भी गाती थी, नृत्य भी करती थी और जो एक्टिंग है वो भी करती थी। सामाजिक फिल्मों में स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, पर्दा प्रथा के खिलाफ संदेश दिए गए थे ताकि जो स्त्रियां हैं वो भी आगे बढ़ सकें। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन काल, जो कि हमारा
1940 से 47 तक चलता है। इस दौर में महिलाओं को त्याग, बलिदान और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में देखा गया। यानी जो त्याग है, बलिदान है और देशभक्ति है, उसके रूप में महिलाओं को देखा जाने लगा। कई फिल्मों में महिला पात्र पुरुष नायक के साथ स्वतंत्रता संघर्ष में सक्रिय दिखाई, यद्यपि नेतृत्व भूमिका कम थी। यानी देखिए, जो कई बार ऐसा भी हुआ कि पुरुषों के बराबर ही महिलाओं को दिखाया गया, लेकिन उनकी जो नेतृत्व भूमिका थी वो थोड़ी कम थी, बट उन्हें एक तरह से स्वतंत्रता में भाग लेते हुए दिखाया गया। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के बाद, यानी 1950 से 1970 का जो दशक था। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे? इसमें आप लिखेंगे महिला पात्रों का चित्रण अधिक भावनात्मक और पारिवारिक हुआ, लेकिन कुछ फिल्मों ने साहसी और प्रगतिशील स्त्री की छवि पेश की। यानी देखिए, ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें महिलाओं को सिर्फ पारिवारिक दिखाया गया है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी भी हैं जिसमें स्त्रियों को साहसी और प्रगतिशील की जो स्त्री है उसकी भी छवि बनाई थी। ठीक है। नायिकाएं केवल प्रेम या त्याग की मूर्ति न रहकर अपने निर्णय स्वयं लेने वाली बनी। यानी नायिकाएं जो हैं वो प्रेम या फिर त्याग की जो मूर्ति हैं वो ना रहकर अपने जो निर्णय हैं, अपने जो सवाल जवाब हैं वो खुद करने वाली बन गई थी। शिक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान जैसे मुद्दों पर आधारित भूमिकाएं सामने आई। यानी ऐसे ऐसे मुद्दे आए जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, आत्मसम्मान हो गया। ऐसे जो मुद्दे हैं या फिर ऐसे जो भूमिका आधारित थी उन पर भी फिल्में बनने लगी। अगर आपने मैरी कॉम मूवी देखी होगी तो आप उसमें देख पाएंगे कि वहाँ पर जो लेडी है, या ये कहूँ जो प्रियंका चोपड़ा हैं, उन्होंने जो रोल निभाया है जिसमें शिक्षा, रोजगार और आत्मसम्मान है, उन सभी को प्राप्त करती हैं मैरी कॉम मूवी में। ठीक है, जो कि एक तरह से आत्मविश्वास से भरी हुई है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 1970 से 1990 का दौर। इसमें क्या हुआ? मुख्य धारा सिनेमा में ग्लैमर और रोमांटिक छवियां का प्रभुत्व बढ़ा। यानी अब जो मुख्य धारा की सिनेमा है उसमें ग्लैमर और जो रोमांटिक छवियां थी वो बढ़ने लगी थी। एक और व्यवहारिक फिल्मों में महिलाओं को अक्सर नायक के पूरक के रूप में दिखाया गया। वहीं समांतर सिनेमा में स्त्री के संघर्ष, शोषण और अधिकारों के प्रश्न उठाए। यानी देखिए, एक और क्या कहा गया कि जो महिलाएं हैं वो हमेशा जो नायक है यानी हीरो है उसके पूरक में ही दिखाई जाती थी, और दूसरी और जो स्त्रियां हैं उनका जो संघर्ष है, शोषण है, अधिकार है, उन पर प्रश्न भी उठाए गए। ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे 1990 के बाद और 21वीं सदी का परिवर्तन। जो हमारा 1990 के बाद और 21वीं सदी में परिवर्तन हो रहे थे, किस तरह से वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद महिला पात्र अधिक स्वतंत्र, पेशेवर और महत्वाकांक्षी रूप में उभरी हैं। यानी वैश्वीकरण और आर्थिक उदारीकरण के बाद जो महिला हैं वो और ज़्यादा स्वतंत्र, पेशेवर और महत्वाकांक्षी रूप से सामने आई। फिल्मों में, कार्य क्षेत्र, राजनीतिक, खेल और उद्यमिता में सक्रिय महिलाओं की कहानियां आई, जो कि हमारे बहुत ज़्यादा एक तरह से सक्रिय रूप से महिलाओं को आगे बढ़ा रही हैं। जैसे कि आप इसमें एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हैं चक दे इंडिया, वकील हो गया और गंगूबाई काठियावाली हो गया। ये सभी आप उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब हम देखेंगे महिला केंद्रीय फिल्मों की संख्या बढ़ी, जिनमें नारियों की कहानियों की धुरी होती है। यानी एक तरह से जो महिला केंद्रीय फिल्में हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ने लगी, जिसमें नारियों की जो कहानी है वो इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे कि पिंक हो गया और थप्पड़ हो गया या फिर छपाक हो गया, ऐसी जो मूवी हैं। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे OTT और डिजिटल युग। किस तरह से जो OTT और डिजिटल युग है वो आया। इसमें आप लिखेंगे वेब सीरीज और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर महिला पात्रों को जटिल, यथार्थवादी और बहुआयामी रूप में पेश किया गया। यानी जो जटिल चीज़ें हैं वहाँ पर भी महिला जो है वो एक तरह से अपना रूप दिखाती हुई दिखती हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानसिक स्वास्थ्य और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों पर खुलकर चर्चा। यानी अब घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, मानसिक स्वास्थ्य हो गया, लैंगिक समानता हो गए, ऐसे जो मुद्दे हैं उन पर खुलकर बात होने लगी। स्त्री जीवन संबंधित परिवर्तनों का सार। अगर हम स्त्री जीवन में जो परिवर्तन हो रहे थे उनके सार की बात करें तो इसमें आप पहले लिखेंगे भूमिकाओं का विस्तार। किस तरह से घर तक सीमित से लेकर सार्वजनिक जीवन में सक्रिय। यानी पहले वो घर तक ही सीमित थी, अब वो सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से कार्य करने लगी। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे अधिकार और आत्मनिर्भरता, शिक्षा, रोजगार, आत्मसम्मान
पर जोर दिया गया, यानी महिलाओं की जो शिक्षा है, रोजगार है और आत्मसम्मान है उसको बढ़ाया गया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विषयों की विविधता, किस तरह से प्रेम कथाओं से आगे बढ़कर सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत मुद्दे, यानी अब प्रेम कथाओं से आगे बढ़कर जो सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया गया, उनको आगे बढ़ाया गया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट है हमारा सशक्तिकरण की छवि, किस तरह से महिलाएं पात्रों को नेतृत्वकारी और निर्णायक रूप, यानी महिला पात्रों को नेतृत्वकारी और निर्णायक रूप में दिखाया गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष में आप लिखेंगे फिल्मों में स्त्री जीवन का चित्रण समय के साथ परंपरागत सीमाओं से निकलकर स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और विविध रूपों में विकसित हुआ, यानी स्वतंत्रता के बाद जो परंपरा वाली जीवन था उससे निकलकर स्वतंत्र और आत्मविश्वासी वाली जो विविधता के साथ है उसका विकास हुआ, या ये कहूँ उस रूपों में महिलाओं का विकास हुआ। आज का सिनेमा स्त्री को केवल भावनाओं का प्रतीक न मानकर एक सक्षम, विचारशील और समाज में परिवर्तन करने वाली शक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है, यानी जो समाज में परिवर्तन कर दे वो शक्ति होती है नारी, जो कि आज की सिनेमा दिखाती है। यह परिवर्तन केवल फिल्मों तक सीमित नहीं है बल्कि समाज में स्त्री की बदलती स्थिति और बढ़ते अधिकारों का भी संकेत देती है, क्योंकि महिलाओं का भी एक पुरुष के बराबर समान अधिकार होता है, जो इस चीज़ को दिखाने और व्यक्तियों को समझाने और आगे बढ़ने में मदद करती है, ताकि जो पुरुष समाज है वो इस चीज़ को समझ सके। आई होप आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं डाउट हो या कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर वीडियोस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं। इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं इन सभी नोट्स की, तो नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट हो तो आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आप उसे भी देख पाएँ और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पाएँ। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।